बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस शेयर कर देता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उनमें से किसे हदिया दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से जिसका दरवाज़ा तुम्हारे ज़्यादा करीब है। और एक और बात जो होती हैं, जो औरत ज़ात के लिए जो इस्तेमाल होता है वो अनहा इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो अनहो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो 3.3 है। तो इसका हम क्वेश्चन, ये पहले का पहला ही पार्ट है, ठीक है। इसको हमने हल करना है। तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसको हमने कहते हैं कि एवेलुएट करना है। तो अब ये याद रखिएगा, जब भी हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है। आप चाहे पहली रो को एक्सपेंड करें या सेकंड रो को एक्सपेंड करें या थर्ड रो को या फर्स्ट कॉलम या सेकंड या थर्ड कॉलम, किसी एक को भी एक्सपेंड करेंगे, आंसर सबका एक जैसा ही आएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये जो ऊपर मैंने साइन लिखे हुए ना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपने अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो साइन है ये आने चाहिए बाय द रूल, ठीक है। तो बाकी भी डिटर्मिनेंट के रूल हैं वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता दूँगा। अब मैं रो 1 को एक्सपेंड करता हूँ। इसको एक्सपेंड करने का तरीका, ये जो मैं 5 है ये मैं बाय लिख लूँगा, फिर इसके कॉलम और उसकी रो को क्या कर दूँगा, मैं छोड़ दूँगा। तो जब छोड़ूंगा तो आपके पास ये जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो ये आ जाएंगी नीचे। सिमिलरली एक -2 अब जो है फार्मूले के तहत आएगा और एक -2 के साथ था, तो ये देखें मैंने 2 माइनस इस वजह से लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके कॉलम और उसको रो को छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज़ लिख लेंगे। सिमिलरली -4 भी जो है लिख के इसकी एंट्रीज़ लिख लेंगे। और जब इसको फिर जो डिटर्मिनेंट का तरीका होता है उस तरीके से हम हल कर लेंगे, यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और जो बगैर डायगोनल के उनको मल्टीप्लाई करने के दरमियान में अलामत माइनस की आएगी, ठीक है, सारों के दरमियान। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए इस किस्म का डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है, तो उसको आप जो है किसी भी तरीके से किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जो कि थोड़ी सी यहाँ से इस क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट है, ठीक है। इसमें कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी इसको हमने एक्सपेंड करते किए बगैर जो है 0 के इक्वल शो करना है। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 कॉलम या 2 रोज़ जो सेम करने पड़ेंगे। डिटर्मिनेंट का एक नया रूल ये भी है कि अगर आप कोई भी 2 रो सेम कर लेते हैं या कोई भी 2 कॉलम सेम कर लेते हैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करके, तो वो 0 के इक्वल होता है। या जो है वो उसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 कर लें तो वो भी डायरेक्ट 0 के इक्वल हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें, अगर मैं C2 में से, ये जो C2 है इसमें से ये C1 निकालूं तो मेरे पास 1 1 आ सकता है ना। देखें, 7 में से 6 निकालें 1, 4 में से 3 निकालें 1, 3 में से 2 निकालें 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं C2 में से C1 निकालूंगा, यानी C2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। फिर अगर मैं C3 में से C2 निकालूँ, देखें 8 में से 7 निकालें 1, 5 में से 4 1, 4 में से 3 निकालें 1, तो मतलब ये भी 1 1 आ सकता है ना। तो मैं एक C2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, एक C3 पे अप्लाई करूँगा। तो लिखूँगा C2 में से C1 निकालूँगा और C3 में से C2 निकालूंगा। अब देखें ऑपरेशन हमारे C2 C3 पे हो रहे हैं, तो बाकी जो C1 है वो इसी तरह मैंने नीचे लिख दिया है। तो अब जब मैं अप्लाई करूँगा ना, C2 में से C1 निकालूंगा, तो C2 में से C1 निकाला तो देखें ये 1 बचा। सिमिलरली नीचे भी 4 में से 3 निकालें तो ये 1 बचा, और इसी तरह 3 में से 2 निकाले 1। अब मैंने कहा था मैं C3 में से C2 निकालूंगा, ये यानी C3 में से C2 8 में से 7 निकाला तो ये 1 बचा। सिमिलरली नीचे 5 में से 4 तो ये 1। तो देखें अब ये भी 1 आ गई है एंट्री सारी, और ये भी 1। अब 2 कॉलम सेम हो गए हैं तो ये किसके इक्वल आ गया, डायरेक्ट 0 के। तो हमने डायरेक्ट कह देना है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, एज C1 एंड C2 एंड C3 आर सेम या आर आइडेंटिकल। तो ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें देखें, अगर हम जो है इसको C1 को C2 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये आइडेंटिकल कॉलम आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि C1 में से मैं C2 क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब देखें, मैंने कहा ना मैं C1 में से C2 जो सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मतलब इसमें से मैं ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँगा। आप 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, और 2 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो एक तो सब्ट्रैक्ट का माइनस और एक इसके साथ माइनस है, इसकी वजह से वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा। तो देखें ये और ये एक जैसी आ गई, तो फिर हम कह देंगे ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो क्यों, इसका रेफरेंस दे देना कि C1 जो है वो C2 आइडेंटिकल है, वो सेम है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो 3 का 2 है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको हमने ये चीज़ प्रूव करनी है।
तो इसमें हमने लॉजिक के तहत ये वाला जो राइट साइड वाला है इसको हमने जो है डिटरमाइन करना है। अब देखें, अगर हम जो है इस रो 3 में से हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है। डिटर्मिनेंट को रूल होता है कि अगर आप किसी भी जो रो में से या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे ना, तो रो 2 में से यहाँ पे फिर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी 1 3 2। अब इसके बाद अगेन देखें, यहाँ पे अगर C2 जो है इसमें 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 3 15 में 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से भी हम अगेन जब 3 बाहर कॉमन लेंगे तो ये 3 और एक पहले का जो 3 था वो मल्टीप्लाई 9 हो गए। फिर यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, 2 1 2, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो 1 1 5 आ जाएगा। और अगला जो कॉलम है वो एज इट इज़ हमने लिखना देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ हमारे पास अगले जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन के लिहाज से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हम ट्रिक्स बेस के पर जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो उनमें ट्रिक्स क्या लगेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मेक एनी रो और कॉलम एंट्री सेम, हम किसी भी रो या कॉलम को क्या कर देंगे, वो एक जैसा बनाएंगे किसी भी ऑपरेशन के तहत, ठीक है। मे बी हम R1 में R2 ऐड कर दें या R2 में R3 ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद हम जो है कोई भी 2 एंट्रीज़ उनकी क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ये हम कोई भी ऑपरेशन वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, C1 में C2 ऐड कर देते थे या C3 में C1 ऐड करते थे, इस तरह, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसको जो है जब ज़ीरो आ जाएंगे एंट्रीज, फिर उनको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्वेश्चन जो तरतीब है क्वेश्चन की वो हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 3 का 3 पार्ट है, ठीक है। ये भी सिंपल सा है। देखें, इसमें मैंने आपको बताया था अभी कि ये वही क्वेश्चन है जो लॉजिक के तहत होगा। हमने कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेम करना है, तो जहाँ पे चूँकि उन्होंने रो सेम की है तो उसी के तहत जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर ये 2A दोनों इनमें ऐड करूँ तो 3A + L बन सकता है। अब इन 2 ए का, इसका और इसे ए का ऐड करने का मतलब इनकी रो को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखूँगा कि मैं R1 में R2 R3 दोनों ऐड करूँगा। तो जब ये मैं ए और ए इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास देखें ये 3A + L आ गया। अब ये दोनों एंट्रीज जब इसमें ऐड करूँगा, नहीं, ये दोनों एंट्री इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 3A + L आ जाता है। सिमिलरली आगे भी जो है 3A + L आ जाएगा। ये 3 + L सारों में आ गया। तो फिर मैं आगे लिखूँगा कि मैं R1 में से 3A + L कॉमन लूँगा तो मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर 1 1 बचा। अब मैंने बताया था कि हम कोई भी 2 एंट्री सेम करेंगे। चूँकि उन्होंने ये 2 एंट्री सेम की हुई तो इसी के लिहाज से मैं आपको समझाता हूँ। हम देखें, अगर मैं ये 1 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ सकता है ना। मतलब कहने का कि अगर मैं C2 में से C1 निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला 1 में है, मैं इससे 1 निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ सकता है ना। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं C3 को C1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये चूँकि हम C2 C3 पे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इस वजह से C1 एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब जब C2 में से C1 निकालेंगे तो पहली जगह 0 आ जाएगा, दूसरी की जगह ए कट जाएगा ना, ये वाला ए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो L सिर्फ बचेगा, और आखिर पे ए कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे आप इस वजह से 0 आ गया। अब इस 1 में से ये 1 निकलेगा तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। ए में से ए गया तो ये 0 आया। तो इसके बाद A + L में से ए गया तो सिर्फ L बचेगा, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर देना है R1 को, ठीक है। हमारा टारगेट ये था कि हम इस 2 एंट्री को 0 करके ना इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। इस वजह से 0 की ये दोनों एंट्री 0 हो जाएंगे, एक्सपेंड करते हुए हमें आसानी होगी। जैसे हमारे पास एक एंट्री जो है वो एक्सपेंड होगी तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसान तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये एक्सपेंड किया है ना, ये 3 + L वही बार कॉमन था। अब जस्ट 1 को एक्सपेंड किया है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखें, अब जब मैं 1 को एक्सपेंड करूँगा ना, इसकी ना नीचे इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दूँगा, जस्ट ये एंट्रीज बचेंगी L 0 0 L, ठीक है। ये देखें L 0 0 L बच रहा है। तो फिर इसके बाद अगली जो दोनों एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि अंदर जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसको 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास उसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा।
जो है वो 2 का 4 है। ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है ये जो डिटर्मिनेंट शो कर रहे हैं ये इसके इक्वल है। अब देखें ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, ठीक है। वो क्या गड़बड़ हुई है, वो ये इस सेंट्रीज़ में और इन सेंट्रीज़ में फ़र्क आ रहा है। तो अब इसको लॉजिक के तहत हमने ये करना है, हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, सही है। तो अब जब ये लेंगे ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे C1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा, C2 को y से मल्टीप्लाई करूँगा और C3 को जो है वो मैं z से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसमें ये लॉजिक है। फिर जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का ये भी रूल है कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आप बाहर उसको वह डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। देखें अब जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास पहले 1 की जगह x आ जाएगा, नीचे x और इसके नीचे x y z आ जाएगा। अब जब इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा, ये लॉजिक है और इसको आपने जहन में बिठा लेना है सही तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं अगर इसमें ज़रा से भी आगे पीछे आप भूल गए ना तो यहाँ पर बड़ा मसला बनता है, ठीक है। तो ये सोच समझ के जो है क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसको जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। देखें ये चीज़ बन गई है। सिमिलरली जब C3 को मैंने कहा था जेड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब जब ये चीज़ आई, देखें अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये हमारे पास एक्स वाई जी सेम है, तो ये मैं ले लूँगा बाहर कॉमन, ये बाहर कॉमन ले लिए, फिर ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। अब देखें जब कॉमन लिए ये चीज़ 1 1 1 आ गई, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और उससे ऊपर एक्स वाई जी आ रहा है। अब ये जो आपके पास चीज़ आ रही है ना, ये इससे मिलती जुलती है, लेकिन ये यहाँ पे अभी भी फ़र्क आ रहा है कि जो 1 1 है वो टॉप पर है, यहाँ पे 1 1 है वो नीचे। अब हम इनको करेंगे इंटरचेंज। अब पहले मैं इंटरचेंज कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे कि ये जो है ना इसको मैं इधर ऊपर लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि हम रो 2 और रो 3 क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अब देखें ये जो 1 1 है ये मैं ऊपर ले आया हूँ और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है ये मैं नीचे ले आया हूँ। अब फिर डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि जब आप इंटरचेंज करते हैं फिर आपको बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी रूल उसका होता है। तो अब चूँकि आंसर में जो है वो 1 टॉप पर है, अब हम क्या करते हैं, हम जो है रो 2 और रो 1 जो है वो अगेन इंटरचेंज करते हैं। अब जब वो इंटरचेंज करेंगे एक माइनस उसका भी आ जाएगा, तो हमारा जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जब इंटरचेंज किया तो यहाँ पे ये सारा रोला जो है वो ख़त्म हुआ, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ गया, ठीक है। इसमें आपके पास जो है 3 स्टेप्स हैं जस्ट, रो 1 को, रो 2 को, रो 3 को, सॉरी C1 को, C2 को, C3 को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके पीछे डिवाइड भी करना है। फिर जो सेम फैक्टर आएंगे उसमें से लिया कॉमन, फिर इसके बाद दोनों जो हैं वो 2 दफ़ा रोज़ इंटरचेंज की, तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।